होर्मुज के हाहाकार से दुनिया परेशान है। अमेरिका ईरान में तकरार जारी है, हम सभी जानते हैं। यह तकरार कम होने की जगह बढ़ती जा रही। अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। यानी दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। इसे लेकर सस्पेंस भी बढ़ गया है, होगी कि नहीं होगी। ईरान ने कह दिया नहीं होगी, क्योंकि शांति वार्ता से पहले होर्मुज के मुद्दे पर सीजफायर टूट चुका है। होर्मुज पर बीते कुछ घंटों में जो बवाल हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। खासकर अमेरिका ने जो हरकतें की हैं, जो कुकृत्य किया है, उससे पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने तस्वीर जारी की है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चाइनीज शिप है जिसको कब्जा किया गया। हालांकि ईरानी जहाज लेकिन नहीं है, ये ईरान की तरफ ये जा रहा था। इसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये एक चाइनीज शिप है जिसे अमेरिकी मरीन कमांडोज ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इस पर कब्जा कर लिया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी शिप से कैसे ईरानी शिप जो है वो फायरिंग किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। ये फायरिंग की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। चीन जा रहे कार्गो जहाज पर फायरिंग हुई है। अमेरिका ने चाइनीज कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। और ये फायरिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीर सामने आई है जहां होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के बीच फायरिंग चल रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने चाइनीज शिप को 6 घंटे तक वार्निंग दी, फिर भी उसने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें मरीन कमांडोज एक्शन ले रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके शिप को अपने कब्जे में ले रहे हैं। किसने नहीं दिया है? तो देखा आपने किस तरह से चाइनीज शिप पर हमला किया गया। चाइना ने कहा ये समुद्री डकैती है। ईरान ने भी यही कहा है ये समंदर के अंदर दादागिरी है, जिसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका कह रहा है हमने 6 घंटे तक शिप को वार्निंग दी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड तोड़ने के लिए आया था। चीन कह रहा है अमेरिका को हक किसने दिया कि वो ओमान की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेड लगा दे, इसकी परमिशन उसे किसने दी। ईरान कह रहा है कि इलाका अमेरिका का नहीं है, तो अमेरिका या नेवल ब्लॉकेड कैसे लगा सकता है। यानी टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बता दें आपको, नेवल ब्लॉकेड जहां पर लगाया गया है वहां पर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रुएंस ने इसे रोक लिया था। ये वही इलाका है जहां अमेरिका ब्लॉकेड लेकर बैठा हुआ है। यहां अमेरिका ने एडवांस्ड और घातक युद्धपोत लगाए हैं, जिनका सामना करने के लिए ईरान ने छोटी छोटी नावों को तैनात किया है। अभी जो ऑपरेशन चलाया गया है, जिसे अमेरिकी सेंटकॉम ने जारी किया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस ऑपरेशन की तस्वीर जारी की है जब चाइनीज शिप पर अमेरिकी मरीन कमांडोज अटैक कर रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस विजुअल को जारी किया है और यह बताया है कि हां, हम चाइनीज शिप पर अटैक करने के लिए पहुंचे थे, हमने चाइनीज शिप को कब्जे में लिया, चीन से जो बनता है कर ले। और मैं कह रहा हूं यहीं से कांड हो गया है।
और हालात यहीं से बिगड़ने लग गए हैं बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कब्जा किया गया चीन के शिप पर, ईरान को क्या धमकी दी गई। यूएस कह रहा है कि वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। अमेरिकी नौसेना जहाज को रोकने का आदेश दे चुकी थी। जहाज के इंजन रूम को खाली करने का आदेश दिया गया था। जहाज के नहीं रोकने पर सेना ने फायरिंग की। जहाज रुका तो यूएस की 31वीं मरीन कमांडोज अपने अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंच गए। इसके बाद यूएस नेवी ने कहा जहाज पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने भी बयान जारी कर इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा है, लेकिन दुनिया के लोग इसे डाका डालना कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं टुस्का अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि जहाज पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था और इसकी पूरी जांच की जा रही है। यानी जहाज रोकने के बाद अब बहुत बड़ा कांड हो चुका है। ईरान और चीन अमेरिका पर पलटवार जरूर करेंगे। उधर कल शांति वार्ता होने वाली है और उससे पहले यह सब किया गया है, जिसे शांति वार्ता के डिरेल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस कांड के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का एक बहुत बड़ा तेल गुजरता है। ईरानी सेना ने हाल ही में 2 टैंकरों पर हमला किया था। तेल टैंकरों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर किया था। ईरान का दावा था कि होर्मुज पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी होर्मुज के आसपास गल्फ ऑफ ओमान में है। कल अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता होनी है, लेकिन इसके होने के आसार अब कम ही नजर आ रहे हैं। अमेरिका की यह कार्रवाई बताती है कि होर्मुज में सिर्फ ईरान का नियंत्रण नहीं है, बल्कि अमेरिका भी अब वहां मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और बड़े पैमाने पर दर्ज कराना चाहता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा। यानी ईरान होर्मुज और अमेरिकी घेरेबंदी को लेकर फायर है। ईरान का कहना है कि पहले नाकेबंदी हटाओ, फिर कोई बातचीत होगी। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने एक बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक ईरान में किसी नेता की कोई चल ही नहीं रही है। वहां सिर्फ IRGC का कमान है और IRGC किसी भी हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं चाहता है। वो चाहता है अमेरिका से आर पार की लड़ाई हो। IRGC को सिर्फ एक चीज चाहिए, आयतोला अली खामनेई के ऊपर हुए हमले का बदला, ईरानी लोगों के ऊपर हुए हमले का बदला, लीडर्स के मारे जाने के ऊपर हुए हमले का बदला। यानी ईरान और यूएस में आर पार की लड़ाई। अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने यह क्लेम किया है IRGC के पास ईरान का फुल कंट्रोल है। IRGC कमांडर वाहिदी अब मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा वहां पर मिलिट्री काउंसिल बना दी गई है। मिलिट्री काउंसिल ही सारे फैसले करती है। ईरानी वार्ता टीम पर भी IRGC का कंट्रोल है। अरागची समेत नरमपंथी नेता साइडलाइन कर दिए गए। यानी IRGC अमेरिका से किसी भी तरह के सीजफायर में इंटरेस्टेड नहीं है। IRGC का मानना है कि खून का बदला खून से होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। ईरान के नेता चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए और ईरानी लोग नहीं मारे जाने चाहिए। खबर है कि ईरानी राष्ट्रपति समेत कई नेता IRGC के दबाव में हैं। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत युद्ध जारी रखने जैसा है। जब जब अमेरिका वार्ता करने को तैयार होता है तब तब वो धोखा देता है, बदले में अपनी शर्तों को जबरन थोपने की कोशिश करता है। बात में सच्चाई है। अमेरिका ने पिछले साल भी 2 महीने की बातचीत के बाद जून 2025 में अटैक किया था। इस बार भी 4 दौर की बातचीत के बाद फरवरी 2028-2026 को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको टाइमलाइन भी बता देते हैं। अप्रैल 2025 में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत के दरमियान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। महज 2 महीने के अंदर जून 2025 में हमला किया गया। जिनेवा में यूएस ईरान में बातचीत हुई 4थे दौर की फरवरी 2026 में। इस दरमियान परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फरवरी 28 को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद 2026 अप्रैल में इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, लेकिन सीजफायर अचानक टूटा और स्थिति नाजुक हो गई। समंदर में ही सही, लेकिन ईरान और अमेरिका में सीजफायर तो टूट ही चुका है। कल बातचीत होने की उम्मीद तो है, लेकिन इस बातचीत को अमेरिका हर कोशिश कर रहा है कि होने से पहले ही कुचल दिया जाए। इससे पहले उसने सीजफायर तोड़ा, नेवल ब्लॉकेड से होर्मुज खुलने के बाद भी होर्मुज को बंद रखा, जिसके बाद होर्मुज फिर से ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद अब चाइनीज शिप पर हमला कर दिया गया और कई जहाजों को अमेरिका होर्मुज से नहीं निकलने दे रहा है, जिसके बाद होर्मुज में एक बार फिर से तबाही आ सकती है। ईरान चाहता है कि बातचीत हो, स्थायी शांति निकले, लेकिन
ईरान ये भी चाहता है कि ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद अमेरिका फिर मुंह उठाकर आए और ईरान पर हमला बोल दे। अब आगे की संभावनाएं क्या है? 4 संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकता है। पहली संभावना, बातचीत से रास्ता निकाला जाए। दूसरी संभावना, सीजफायर एक्सटेंशन मिले जिससे कि हालात थोड़े से और नरम हो। तीसरी संभावना, यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। और चौथी संभावना जो है वो समंदर में भारी तबाही की शुरुआत हो सकती है। होर्मुज जंग का अखाड़ा बन सकता है। खबर है कि अमेरिका की जो डेलीगेशन है आने से पहले 6 कार्गो प्लेन वहां पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ रक्षा से जुड़े उपकरण हैं, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। अमेरिका की हमेशा से धोखे की नीति रही है और यही पाकिस्तान की नीति भी है। और इन दिनों कहावत इन दोनों के ऊपर बहुत सटीक बैठती है, चोर चोर मौसेरे भाई। शायद पाकिस्तान से ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन हो, इसके लिए सभी चीजें पहले ही पहुंचाई गई। तो क्या पाकिस्तान भी धोखेबाजी करेगा? इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान का जन्म, पाकिस्तान का डीएनए, पाकिस्तान की फितरत, पाकिस्तान का चरित्र और पाकिस्तान की नीयत सब धोखेबाजी से सने हुए हैं। इधर सीजफायर की स्थिति भी नाजुक है और कहीं से भी शांति की राह नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं ईरान की आईआरजीसी की तैयारी की। खबर है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी जो है वो एयरफोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी ने कहा है कि उनकी सेनाएं मिसाइल और ड्रोन के भंडार को तेजी से भर रही हैं और सीजफायर की अवधि के दौरान परिचालन तैयारियों को फिर से मजबूत किया जा रहा है। ईरान भयंकर जंग की तैयारी में लग गया है। पहले से ज्यादा सैन्य साजो सामान जुटाए जा रहे हैं। आईआरजीसी ने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ी जंग की तैयारी हम कर रहे हैं। मिसाइल ड्रोन स्टॉक के रखरखाव का काम शुरू हो गया है। यहां तक कि बंकर बस्टर बम से कैसे मिसाइलों को बचाया जाए इसकी तैयारी भी की जा रही है। युद्ध विराम के समय मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, गोला बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसराइल ईरान को लेकर जंग की भी तैयारी। ईरान का दावा है कि अमेरिकी और इसराइल की जंग में अमेरिका और इसराइल जो जंग है वो हार चुके हैं। दोनों पहले ही चरण में युद्ध में सरेंडर कर चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खो चुके हैं। उन्होंने लेबनान और पूरे इलाके को भी खो दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अपनी लड़ाई की तैयारी को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं करेंगे। खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में डूम्सडे प्लेन उतार दिया है। यानी ये तो फिक्स हो गया है कि शांति वार्ता छलावा है। प्लान के मुताबिक अमेरिका 23 अप्रैल को बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। हाल ही में अटलांटिक महासागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना के E-6B मर्करी विमान, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, उसे देखा गया है। डूम्सडे प्लेन, जिसे औपचारिक रूप से बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत कमांड विमान है। परमाणु युद्ध, भयानक आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे देखा जाता है। जब जमीनी कमांड सेंटर नष्ट हो जाते हैं तब ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति और अधिकारियों के लिए फ्लाइंग पेंटागन के तौर पर काम करता है। यानी सभी सेना के साथ एक साथ कमांड करने का काम ये प्लेन करता है। अब इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए। परमाणु विस्फोट के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स जो होते हैं उनको ये रोकता है। परमाणु धमाके की गर्मी का सामना करने में भी सक्षम है। इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। ये कई दिनों तक लगातार उड़ान भर सकता है और हवा में रह सकता है। इसमें 67 उपग्रह डिश और एंटीना है। दुनिया भर में कहीं भी संचार कर सकता है। ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। परमाणु हथियारों को नियंत्रित किया जाता है। 9/11 के हमले के दौरान इसका इस्तेमाल युद्ध में अमेरिका जब युद्ध में जाता था तब करता था। यह विमान सामान्य दिनों में 24/7 तैयार रहता है। इसके मुख्य रूप से अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति के। अटलांटिक सागर से इसने एक सीक्रेट 12 रेडियो कम्युनिकेशन किया है। यानी अमेरिकी प्लेन, सबमरीन और सेना के लोग इसे कमांड करते हैं। अमेरिका ने क्या कोई विशेष तैयारी शुरू कर दी है? वर्ल्ड नाउ में हमने पहले भी आपको बताया था, पेंटागन की लीक रिपोर्ट के दावे में 23 अप्रैल को तबाही वाला दिन साबित हो सकता है। इसके लिए पूरी दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। वैसे भी डूम्सडे प्लेन की बात की जा रही है, तो मैं एक लाइन यहां पर ये अलग से कहना चाहता हूं, वो ये कि F-35 को भी दुनिया तबाही वाला फाइटर जेट मानती थी, लेकिन उस F-35 एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट को ईरान में मिट्टी में मिला दिया गया। आईआरजीसी ने उस फाइटर जेट को भी मार गिराया। तो अमेरिका अगर इससे बहुत बड़ी ताकत समझ रहा है तो फिर
अमेरिका शायद किसी गलत फहमी में। इससे पहले ईरान ने ओवैक्स को भी मार गिराया था, अमेरिकी ओवैक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि सीजफायर अगर लागू हुआ तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए पेंटागन ने ट्रंप के सामने 4 विकल्प दिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने चौथा विकल्प चुना और कहा यही ठीक है, इसके जरिए हम ईरान को काबू कर लेंगे। अब वो 4 विकल्प क्या हैं? पहला, ये बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से टेबल पर ही सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, ज्यादा मार कुटाई की जरूरत नहीं है और हम इसे बातचीत से सुलझा सकते हैं। दूसरा विकल्प, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाए, जिसे ईरान पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाए। तीसरा विकल्प कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए सैन्य ऑपरेशन शुरू किए जाएं। और चौथा विकल्प, ईरान की समंदर में पूरी तरीके से घेरेबंदी की जाए, यानी कि ईरान को एक तरह से कट ऑफ कर दिया जाए। कहते हैं ट्रंप ने चौथा विकल्प चुना है और ईरान की घेरेबंदी जारी रहेगी। कल सेकेंड दौर की वार्ता होनी है। ईरान ने कहा है अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए तभी बातचीत होगी। उधर ट्रंप ने चौथा विकल्प चुन लिया है, घेरेबंदी वाला। तो या तो बातचीत होगी या फिर घेरेबंदी रहेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। अमेरिका के नेवी ब्लॉकेड के फैसले ने युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले एक पुराने तरीके को चर्चा में ला दिया है। इसका मकसद होता है समुद्री रास्तों को बंद करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, व्यापार को बाधित करना और विरोधी को झुकने पर मजबूर करना होता है। इतिहास बताता है कि ऐसे कदम दबाव बनाने में असरदार हो सकते हैं, लेकिन असर जटिल होता है। कई बार इसका असर इतना खतरनाक हो जाता है कि इसे संभाला तक नहीं जाता। कुछ मामलों में, खासकर दोनों विश्व युद्ध के मामलों में, नौसैनिक नाकेबंदी ने युद्ध की क्षमता को कमजोर किया। वहीं गाजा और यमन जैसे मामलों में इसने मानवीय संकट को बढ़ाया, लेकिन स्थायी रूप से राजनीतिक समाधान नहीं दिया। इस तरह के ब्लॉकेड कब कब लगाए गए? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जर्मनी पर नाकेबंदी लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मित्र देशों की नाकेबंदी लगी। 1962 में क्यूबा पर अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई। 1990 में इराक पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां लगी। 2015 में यमन पर सऊदी की अगुवाई में नाकेबंदी लगी। लेकिन कई बार इसमें नतीजा सिफर भी रहता है। पाबंदियों से दिक्कत तो होती है, लेकिन सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पाता है। अब जब अमेरिका ने घेरेबंदी कर दी है तो इसका असर ईरान के साथ कई अन्य देशों पर पड़ रहा है। इससे अमेरिका को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका महंगाई के जंजाल में घिरता चला जाएगा। अमेरिका ने जो घेरेबंदी की है उसका असर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर होगा और पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर होगा। लेकिन अमेरिका अपनी जिद की वजह से, खास करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनकपन की वजह से, न सिर्फ ईरान को तबाह करने के चक्कर में है, ईरान को तबाह करने के चक्कर में वो पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। इसका अंदाजा शायद ट्रंप को भी नहीं हो पा रहा है। और न सिर्फ दुनिया को बल्कि अमेरिकियों को भी तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।